अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरी हर वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि हम आयरलैंड कैसे आ सकते हैं। इसमें हर वो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा होता है जो कि एलिजिबल भी नहीं होता। एलिजिबिलिटी से ये मुराद है कि ये जो आयरलैंड है ये एक इंग्लिश कंट्री है, यानी कि जर्मनी, फ्रांस और तुर्की जैसी कंट्रियों की तरह नहीं है कि उधर उनकी लैंग्वेज सीखें और आप जा सकते हैं। यहाँ पे लीगल प्रोसेस होता है। इसमें अगर आपने आना हो तो 3 टाइप के वीज़े हैं अगर आपने एंट्री लेनी है। सबसे पहले स्टडी है, उसके बाद आपका वर्क है और उसके बाद विजिट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाई जाए कि आप कैसे आ सकते हैं। हर वीज़े को डिटेल के साथ 1 बाय 1 इसको डिस्कस किया जाए। इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो सकती है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना होता है, इसके लिए पैसे कितने रिक्वायर्ड हैं और इन पे जो जॉब्स हैं वो कितनी अवेलेबल है यहाँ पे। तो मेरी जो कोई मैं सिक्योरिटी की जॉब की है उस पर भी, तो भाई मेरा सिक्योरिटी का इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं कैसे आ सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि एक सीरीज़ बनाता हूँ तो ताकि मेरे इल्म में जितनी चीज़ें हैं उसको मैं क्लियर करूँ और आपका भी किसी हद तक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी वीज़े को डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर वर्क को करूँगा और उसके बाद विज़िट वीज़ा को करूँगा। लेकिन एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं होगा, इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनेगी, देखें कितनी वीडियोज़ बनती हैं। आप इसके चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको ये वीडियोस इंशाल्लाह 1-2 वीक के अंदर मैं सारी क्लियर कर दूंगा। स्टडी वीज़े को डिस्कस करते हैं क्योंकि जो मेन होता है हमारा जो इनटेक होता है वो सितंबर होता है और जनवरी होता है। आजकल सितंबर के लिए कुछ लोगों ने फ़ाइल्स की तैयारी शुरू कर दी है, कुछ लोग अभी कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स थे जो ज़रूरी थे, इसलिए मैंने पहले स्टडी को रखा। जब आप अपना वीज़ा स्टार्ट करवाएं, प्रोसेस अपना स्टार्ट करवाएं उसके लिए फ़ाइल के लिए, तो कंसल्टेंट को आप ये ज़रूर कहें जाके कि भाई आप एक ऐसी ईमेल से यूनिवर्सिटी के साथ जो आप प्रोसेस करेंगे, फाइलिंग का सारा कुछ ऑफ़र लेटर मंगवाएंगे, उसको ऐसी ईमेल बना लेना कि जिसका बाद में भी आप मुझे उसका ईमेल और पासवर्ड दे सकें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट पे रोका गया। उन्होंने सबसे पहले मुझे ये कहा कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, जस्ट वो ईमेल दिखा दें जहाँ पे आपका डिसीजन आया था, जहाँ पे आपके कॉलेज ने आपको एडमिशन या ऑफर लेटर, फीसिस, ये सारा कुछ दिया था। तो भाई मेरे पास तो ईमेल ही नहीं थी, कंसल्टेंट ने तो मुझे बताया ही नहीं था। कंसल्टेंट ऐसा क्यों करते हैं आपको ये पहले मैं बताता हूँ। कंसल्टेंट आपको 100% हर चीज़ नहीं बताते। ये इनको सिर्फ होता है कि वीज़ा लग जाए, बाकी हमें नहीं पता, एयरपोर्ट से वापस आ जाए ना आए, हमें इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता। इनको अपनी कमीशन से होता है, मोस्टली ऐसे होता है, मैं हर किसी को नहीं कह रहा। और दूसरे नंबर पे कंसल्टेंट को सारी सिचुएशन का पता भी नहीं होता कि यहाँ पे होती है। 90% कंसल्टेंट जो है उनका तल्लक सिर्फ एडमिशन से फाइल तक होता है, वो तो किसी कंट्री में उन्होंने विजिट भी नहीं किया होता। मैं तो कुछ कंसल्टेंट बता रहे होते हैं भाई बहुत पैसा वहाँ पे, बहुत जॉब्स हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं होता। आप उनकी बातें सुन के एक्सपेक्टेशंस ना लेके आइएगा। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं जिनसे अपना केस करवाया था उनसे मैंने कहा कि वहाँ पे जॉब्स का क्या सीन है, तो मुझे जी उन्होंने कहा जी इजीली हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे बहुत जॉब्स हैं, बहुत पैसा है। देखें होता ज़रूर होगा, है भी है, लेकिन उतना इजी नहीं है जितना उन्होंने बता दिया था। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, लेकिन जहाँ यहाँ पे जब आया तो फिर पता चला कि असल चीज़ क्या है। आप कंसल्टेंट की हर बात को सच और फाइनल ना माने, कुछ अपनी भी रिसर्च करें इस पर, ठीक है। दूसरे नंबर पे कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम बताएं ना। जब आप अपनी फ़ाइल जमा करवाने जाएंगे वो कहेंगे भाई ये फ़ाइल है, इसको आप खोलिएगा ना, हमने एक तरतीब के साथ डॉक्यूमेंट्स को रखा हुआ। वो क्यों कहते हैं, ताकि ये देख ना लें कि जी हमारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि फ़ाइल 100% ओरिजिनल नहीं बनती। कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको लगाने पड़ते हैं, कि वर्क होता है उस पर प्रॉपर, करते आप खुद ही, आपको भी पता होता है। अब मुझे कोई पूछे तो मैं तो बता दूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे बनता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने बाहर से बनवाए, कुछ करना हमने खुद ही होता है सारा, लेकिन वो हमें बता रहे होते हैं कि ये बनवाएं आप, ठीक है। उसके बाद मेरा रिफ्यूज़ल लगा, तो रिफ्यूज़ल के बाद ना फ़ाइल को कोरियर करना होता है डायरेक्ट इनको। तो इन्होंने मुझे फ़ाइल नहीं दी, मुझे कहते भाई आप सिर्फ पैसे दें, कोरियर हम खुद करेंगे। क्यों कि जी एक वो ना अपील तैयार की जाती है ताकि हमारा जो चीज़ें हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहें, पता ना चले, ये खोल के ना देख लें। तो कहने का ये मतलब है कि ये इतने सगे नहीं होते जितना आप समझ रहे होते हैं।
और इनके साथ एक्सपेक्टेशंस आपने इतनी हाई नहीं रखनी होती। जहाँ तक वीज़ा रेशो की बात है यहाँ पे स्टडी वीज़ा की, तो भाई वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ होगा, 2 दफ़ा होगा, लग जाता है, लग ज़रूर जाता है। जब आपने प्रोसेस शुरू किया हो तो मैं ये कहूँगा कि छोड़िएगा ना, फिर उसको आप करते रहिएगा। पैसे भी आपने पकड़ के, स्टेटमेंट भी हर चीज़ कर ली होगी, लग जाता है वीज़ा। दूसरी दफ़ा तो ज़रूर लग जाता है। अपील में लास्ट ईयर जो सबसे ज़्यादा वीज़ा लगे हैं 95% अपील में लगे हैं। अपील करें, अपील नहीं होती दोबारा फिर कर लें, क्योंकि एक दफ़ा आपने चांस लिया तो उसको कर लें आप। उसके बाद फीसिस का आ जाता है। अगर मैं तो पहले ये रिकमेंड करूँगा कि भाई मास्टर पे आएँ, बैचलर वहाँ से करें आप और मास्टर पे आएँ, यहाँ पे बैचलर के लिए ना आएँ। बैचलर के लिए बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारे मामलात, अपॉर्चुनिटीज़ फिर कम हो जाती हैं। कम होने से ये मुराद है कि आपको 3-4 साल स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो वही मास्टर के लिए 1 साल की स्टडी करें, 2 साल का वीज़ा मिलता है, और बैचलर के बाद 1 साल का वीज़ा मिलता है, ठीक है। तो वीज़ा मिलने से ये मुराद होती है कि आपको पूरा 24 आवर काम अलाउ होता है, आप जितना मर्ज़ी काम करें। उसके बाद बात आ जाती है, कोई भी स्टूडेंट भाई वहाँ पे जॉब्स हैं, वहाँ पे जॉब इजीली अवेलेबल हैं, वेजेस रेट क्या है, किस तरह होता है काम, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग क्यों पूछ रहे होते हैं, हम 90% जो लोग आ रहे होते हैं वो हम चाहते हैं जी हमने होना अमीर, तो हम जा रहे हैं यूरोप, तो वहाँ पे जाते हम पैसा कमाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा पूछना बनता है। और हम जब मैं वहाँ पे था तो मैं भी पूछता था कि यार जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन जॉब के वाले से मैं बता दूँ यहाँ पे कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपने 20 आवर्स करने हैं, इतने करने हैं। आपको जितने आवर्स चाहिए होंगे आपको मिल जाते हैं। हम भी वहाँ पे कहते थे, बड़े पैशनेट थे, हम इतने आवर्स करेंगे, ये कर देंगे, फाड़ ही देंगे भाई बैंक अकाउंट को पैसे डाल डाल के। अपनी बस हो गई है, बैंक अकाउंट वैसे का वैसे ही पड़ा है, ठीक है। सो जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आप इस वाले से परेशान ना हो। और आयरलैंड में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई नहीं पूछता, बहुत रेयर चांस होते हैं, क्योंकि आप काम करते हैं, यहाँ पे कैश पे भी चलता है, यहाँ पे रजिस्टर्ड भी चलता है। जब आप आते हैं सारी चीज़ें सीख जाते हैं। सो शॉर्टकट बात यह है कि जॉब्स अवेलेबल हैं हर तरह की, इस हवाले से परेशान नहीं होना। रही बात आपकी फ़ीसिस की, तो मास्टर के लिए जो आते हैं आपकी जो फ़ीस है वो अपने जहन में रखें 10 से 12 हज़ार यूरो, ठीक है। जो बैचलर है वो 8 से 10 हज़ार तक होती है। बैचलर के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ना आए, एक तो आप मैच्योर नहीं होते, आपने सीखा कुछ नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता। सो 4 साल वहाँ पे काम करें, थोड़ी सी मारें खाएं वहाँ की, तो फिर आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको एक पता होगा कि आपने करना क्या, आपके पास एक रोड मैप होता है। यहाँ पे बैचलर वाले आते हैं, उनके पास कोई रोड मैप नहीं होता, कुछ नहीं पता होता करना क्या होता, वही ट्रेडिशनल वे से चल रहे होते हैं। सो एक जॉबियन ने वही कुछ पाना जो पहले जॉबियन ने पाया। सो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद जो बात आ जाती है वर्क वीज़ा की या यहाँ पे स्टेबल होने की, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन की, भाई ये किस्मत की बातें हैं। यहाँ पे जो कंसल्टेंट कहते हैं ना कि जी आपको तो वीज़ा भी मिल जाएगा, तो वीज़ा मिलने से ये मुराद होता है कि आप 2 साल लीगल रह सकते हैं, आप 2 साल वो काम कर सकते हैं सारे जो एक पासपोर्ट होल्डर कर सकता है। तो वो यहाँ पे 2 साल तो पता भी नहीं चलता, भाई यूँ निकल जाते हैं। आपको वो 2 साल के लिए सिर्फ जॉब देंगे आपकी फील्ड में, वो भी मिल जाए तो ठीक है। आप 1 महीना सब्र नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेंस इतने सर पे चढ़ जाते हैं। सो एक सैलरीज कम होती हैं, 2 साल आपको कहेंगे ठीक है करें भाई, हम आगे आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाएंगे। सो ये रेयर चांस होते हैं, ठीक है। तो इसके वाले से आपने नहीं सोचना कि जी हम जाके सेटल हो जाएंगे वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भाई आपकी वेरी करती है कि आपका कोर्स मास्टर के लिए कितनी है, वो आपको कंसल्टेंट और जो जिससे आप केस करवाएंगे फ़ाइल तैयार करेगा, इजीली आपको बता देगा आराम से। लेकिन मास्टर के लिए स्टेटमेंट कम होती है, बैचलर के लिए स्टेटमेंट आपको ज़्यादा होती है। इसमें चीज़ें क्या होती हैं, इसमें आपको जो मास्टर की फ़ीस होती है और आपके 1 साल के एक्सपेंस होते हैं वो जैसे शो कराने होते हैं। ये कोई कंपलसरी भी नहीं होता कि जी आपने करवाना ही करवाना है, ठीक है। और बैचलर के लिए भी 3 साल के एक्सपेंस हैं, और उसके बाद आपने अपनी जो फ़ीस है वो शो करवानी है कि भाई या शो करवा दें या बता दें कि भाई इस तरह आपका आएगा, कुछ पैसे रख के बाकी आप बताएंगे जी हमारा सोर्स ऑफ इनकम ये है, तो हम इस तरह अपने बच्चे को जो है ना, अपने जो भी आपका स्पॉन्सर होगा, आपका अब्बू होगा या मामू हैं, जो भी अब्बू ही अक्सर जो सबसे अथेंटिक होता है वो ही है, तो वो बताएंगे जी कंसल्टेंट एक लेटर तैयार करता है कि इस तरह हम इसके एक्सपेंस जो है ना वो इसको प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद मैं यही बात कहूँगा कि जिसके पास आप मशवरा लेने जाएं, पहले देखें कि उस बंदे का उस फील्ड में कोई तजर्बा है कि नहीं, एक्सपीरियंस है उसका कि नहीं। अगर किसी बंदे का किसी फील्ड में एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो आपको बातें बता रहा है तो वो झूठ होंगी।
सो मैं यहाँ पे जो सारी बातें आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे यहाँ पे आए हुए 1 साल होने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का ये मकसद है कि आप आंखें बंद करके ये चीज़ों को फॉलो करें और मतलब इसको यकीन करें कि ऐसा ही है। क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना तो मैं अपना कोर्स बेचना, ना तो मुझे कोई क्लाइंट्स चाहिए कि जी मैं अपना इस तरह वीडियो बनाऊंगा और एक बताऊंगा कि जी इस तरह जॉब्स हैं, इस तरह आपका वीज़ा लग जाएगा और मेरे पास क्लाइंट आएंगे। ऐसा कोई मकसद नहीं है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जितना नॉलेज है, इन तमाम वीडियोस में शेयर कर भी रहा हूँ और आगे ये करूँगा, ये सीरीज़ बनाऊँगा सारी, ठीक है। तो होप सो कि ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे और ये जो सारी चीज़ें इनको मद्देनज़र रख के आप जो है ना अपनी केस और फाइल सारा कुछ तैयार करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। एहतशाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।